नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और आज मैं बात कर रहा हूं नेपाल में हुए तख्तापलट की। एक ऐसा मामला जिससे न सिर्फ हमारे देश के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह से फिर से सनसनी सी फैल गई है। जिस तरह से नेपाल के युवा सामने आए, जिसको जेन जी नाम दिया गया, वो सामने आए, सड़कों पर उतरे, गोलियां चली और आज की तस्वीर ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हों, सब अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। यानी कि तमाम लोग अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उनके साथ मारपीट हुई है, कुछ लोगों की मौत हुई है, युवाओं की मौत हुई है, जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है उनकी मौत हुई है। उसके अलावा जो है जो हम कह सकते हैं राजनीतिक लोग हैं, उनके परिवार के लोगों की मौत हुई है। हालात भयावह, लेकिन ये हालात बने क्यों हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, चलिए आपको वो बताता हूँ। देखिए, वैसे तो अगर हम इस आंदोलन की बात की जाए, ये जो जेन जी का आंदोलन है जिसके चलते ऐसे हालात बने हैं, ये अभी पिछले 3-4 दिनों में आपको देखने को मिला कि नेपाल की सड़कों पर अचानक जो है हज़ारों नहीं लाखों लोग उतरे और उन्होंने ये आंदोलन खड़ा कर दिया। हालात ऐसे बन गए। लेकिन क्या ये आंदोलन वाकई में पिछले 3-4 दिनों में खड़ा हुआ है? उसका जवाब मैं अगर अपने अनुभव के आधार पर कहूँ तो शायद नहीं है। मेरे हिसाब से, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। हालांकि हो सकता है आपके सामने कुछ जानकारियाँ आई हों पहले भी और आप उससे एग्री करें या ना करें, वो आप जो है ये वीडियो सुन करके, तथ्यों को देख करके तय कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये आंदोलन अचानक सितंबर महीने में नहीं खड़ा हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत मार्च में हो गई थी या उससे पहले से भूमिका बनने लगी थी। मार्च का मैंने जिक्र क्यों किया? मार्च का जिक्र इस वजह से किया क्योंकि मार्च महीने में भी एक इसी तरह का आंदोलन हुआ था। उस दौरान शुरुआती तौर पर जानकारी सामने आई कि राजशाही और हिंदू राष्ट्र को लेकर के नेपाल की जनता, नेपाल के युवा सड़कों पर आए हैं। मैं उस दौरान नेपाल में ही था। नेपाल में जब मैंने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा राजशाही और हिंदू राष्ट्र तो एक मुद्दा है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। अब भ्रष्टाचार अगर मुद्दा है तो राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बात क्यों होने लगी? जब मैंने यही जो उनसे जानना चाहा तो मुझे बताया ये गया, जो नेपाल की जनता ने बताया, जो इस प्रदर्शन में शामिल थी और अभी भी है, उसने ये बताया कि देखिए, जब जो है नेपाल में राजशाही थी, ये हिंदू राष्ट्र था, तो उस दौरान यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता था। लेकिन नेपाल के संविधान में बदलाव किया गया। ये कहा गया कि सेकुलर देश बनेगा, लोकतंत्र स्थापित होगा, नेपाल तरक्की करेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। हुआ ये कि उससे भ्रष्टाचार बढ़ गया। जो अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें बनी, उन्होंने अपने हिसाब से नेपाल को खोखला किया, भ्रष्टाचार किया। हर एक राजनीतिक दल उसी कटघरे में खड़ा होता चला गया। हालात ये हुए कि नेपाल के लोगों का ये कहना, नेपाल के लोगों का ये मानना है कि जब से राजशाही खत्म हुई है और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, नेपाल सेकुलर देश बना है, उसके बाद से भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया। उससे पहले तक जो भी फैसला होता था वो राजा को अप्रूव करना होता था। भले ही वहाँ की संसद होती थी, लेकिन राजा एक उसको सुप्रीम माना जाता था। राजा जो फैसला जो है उसके अप्रूव करते थे, राजा का चलता था। लेकिन अब जब से राजा का जो राजशाही खत्म हुई है, राजा का कुछ चलता नहीं है और उसके चलते भ्रष्टाचार बढ़ता गया। तो इसी वजह से वो चाह रहे थे उस दौरान भी कि सेकुलर देश नहीं बल्कि हिंदू देश हो। राजशाही की जो वापसी की बात हो रही है वो इसी वजह से, जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी आए। तो ये मुद्दा उस दौरान से खड़ा होना शुरू हुआ और अब सितंबर आते आते उसने ये शक्ल ली है। यहाँ पर भी शुरुआत में जानकारी ये आई कि नेपाल सरकार ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर बैन किया, उसके चलते लोग सड़कों पर आए। लेकिन बाद में ये साफ हो गया कि मुद्दा जो सबसे बड़ा था वो भ्रष्टाचार का था। युवा, नेपाल की जनता जो नाराज़ है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के है। और इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो अब जिन चेहरों के इर्द गिर्द अब ये हो रहा है कि नेपाल में कौन अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगा, कौन जो सरकार में हो सकता है, तो वो उन चेहरों के बारे में बात हो रही है जिनके लिए माना ये जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। उसी में से एक नाम बालेन शाह का है, उसी में से एक नाम जो सुप्रीम कोर्ट के जो एक फॉर्मर जज का है, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज का है, जिनके लिए ये कहा गया कि उन्होंने जब भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगानी शुरू की, केसेस खोलने शुरू किए, तो उनको उनके पद से हटा दिया गया। उसी में से एक नाम जो है रवि लिमणी का है, जो कि वहाँ के राजनेता हैं और वो भी जो है फिलहाल जेल में थे। तो साफ तौर पर रवि लमिचा ने उनका नाम है,
तो ये 2-3 नाम चर्चा में हैं और कहा यह जा रहा है कि ये वो चेहरे हैं जो कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का सीधा कोई आरोप नहीं है। ये लोग जो है देश को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि जो नेपाल का सबसे बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार है। तो ऐसे में मैं ये बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि नेपाल में आज के हालात जो बने हैं वो अचानक नहीं बने हैं। उसकी शुरुआत हमको मार्च में भी देखने को मिली थी। उस दौरान भी जो आपके सामने तस्वीरें आई थी, इसी तरीके की हिंसा की थी। उस दौरान भी पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी। लेकिन इस बार उससे आगे बढ़ करके ये प्रदर्शन हुआ है। जैसे युवाओं पर गोली चली है, हालात और ज़्यादा बिगड़े हैं और वहाँ पर पूरा तख्ता पलट हो गया है। तो साफ तौर पर नेपाल में जो आज के हालात बने हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ का भ्रष्टाचार। और इसी वजह से लगातार मार्च से लेकर के अब तक, मार्च में वो आंदोलन हुआ था, 2-3 दिन हुआ, उसके बाद में थोड़ी सी शांति हुई, लेकिन असल में वो शांति नहीं थी, वो एक चिंगारी लगातार पनप रही थी जो सितंबर आते आते बड़ी आग में तब्दील हुई। एक ऐसी आग जिसने नेपाल को जला कर रख दिया, जिसने नेपाल में जो राजनेता थे उनको भागने पर मजबूर कर दिया, जिसने जो राजनेता नौकरशाह थे उनको एक डर के माहौल में उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो साफ तौर पर नेपाल में ये जो अभी हालात बने हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है भ्रष्टाचार। अगर मैं इसको श्रीलंका से जोड़ दूं तो वो भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका में भी जो उस दौरान जो है राष्ट्रपति थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनको भी देश छोड़ के जाना पड़ा था। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो अभी नेपाल में जिससे जो तख्ता पलट हुआ है, तो कुछ वक्त पहले उसको लेकर के श्रीलंका में भी जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पर भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, फिर चाहे वो श्रीलंका हो या नेपाल हो, हर जगह उसको लेकर के ये जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। और क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं सिर्फ नेपाल की, तो नेपाल में अब हमको ये समझना होगा कि नेपाल में मार्च में हुआ आंदोलन एक तरह से इसकी जो है शुरुआत थी और अब ये जो हालात बने हैं ये उसी आंदोलन से जो है, जो उस दौरान तस्वीरें सामने आई थी मार्च में, उसी का एक अगली कड़ी के तौर पर अगर हम देखें तो कहना गलत नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के 3 इश्यूज जो सामने आ रहे थे, पहला राजशाही की वापसी, दूसरा हिंदू राष्ट्र की वापसी और तीसरा ये जो सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया सरकार ने। ये तीनों मुद्दे बहुत छोटे मुद्दे हैं, ये थे ज़रूर लेकिन ये छोटे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का और इस भ्रष्टाचार के मुद्दे के चलते ही ये जन आंदोलन खड़ा हुआ। नेपाल की जनता सड़कों पर उतरी और बदल गई नेपाल की तस्वीर।